चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे यहाँ पर अपना पेपर, जो हमारे पास पेपर नंबर 1 है। बेटा पेपर 1 नाम क्या है इसका? पेपर 1 इज अकाउंटेंसी या एडवांस्ड अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए पहले क्या था, पहले हमारे पास अकाउंट्स के 2 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक पेपर अकाउंट्स का एक पेपर था हमारे पास ग्रुप 1 में और दूसरा पेपर था ग्रुप 2 में। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर एक ही सिंगल पेपर कर दिया ग्रुप 1 में 100 नंबर का। कुछ चैप्टर्स हटाकर सीए फाउंडेशन में ले गए, कुछ चैप्टर्स परमानेंटली डिलीट ही कर दिए जो ऑब्सोलीट हो गए थे। और यहां पर अब ज्यादा फोकस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर रहेगा। जो हमारे पास सिलेबस है पहले उसमें क्या होता था, सीए फाइनल में लगभग 80% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे और बाकी सीए फाइनल की बात कर रहा हूं, ये फाउंडेशन नहीं है। सीए फाइनल में लगभग 80% जो सिलेबस था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, बाकी 20% में चैप्टर्स कवर होते थे। वही पैटर्न अब ये सीए इंटरमीडिएट में ले आए हैं। सीए इंटरमीडिएट में भी आप ऐसा मानिए अब 60% के आसपास, 60% के आसपास वेटेज रहेगी अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और बाकी चैप्टर्स बहुत कम हो गए हैं। इंस्टीट्यूट ने चैप्टर्स हटा दिए, उनकी जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिटेल में डाल दिए। बहुत सारे चैप्टर्स भी ऐसे हैं विच आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक, तो जब मैं यहां पर सीए इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूंगा तो ये मत सोचना बेटा बिल्कुल भी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं, ये तो उसकी कोई इतनी रेलिवेंसी नहीं है, उतना वेटेज नहीं है। पुराने सिलेबस में 16 से 20 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आता था बस एक, तो वहां पर हम सबसे अंत में करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले बाकी चैप्टर्स निपटा लो बड़े बड़े, उसके बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लेंगे। 4-4 नंबर के 4 या 5 क्वेश्चन आया करते थे कंपलसरी, लेकिन अब द सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड। ठीक, मैं इसलिए बता रहा हूं बात आपको कि जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करूंगा तो ये मत समझिएगा वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। दैट इज नाउ द पार्ट ऑफ मेन सिलेबस, मेन कोर्स। शुरू कर दे बेटा। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं यहां पर अपना पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। बेटा कौन सा था? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कुछ हमने ये पढ़ा हुआ है बेटा, कहां पढ़ा हुआ है? सीए फाउंडेशन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक चैप्टर था, वहां पर कुछ प्रोविजंस मैंने AS2 के कर लिए थे। लेकिन कुछ चीजें मैंने, अगर आपको याद हो तो बोल दिया था कि सिर्फ ये चीजें कवर होंगी फाउंडेशन में, बाकी चीज कवर नहीं है। अब यहां पर वील बी टेकिंग द एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन डिटेल्स। क्लियर है बात? न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पहले समझेंगे, फिर मैं असाइनमेंट दूंगा, उसके क्वेश्चंस करेंगे। बेटा शुरू कर लेना। चलो शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मुझे बहुत ज्यादा बेसिक के ऊपर नहीं काम करना पड़ेगा क्योंकि पूरा चैप्टर हमने किया हुआ है, लेकिन फिर भी सुनिए। सबसे पहले बेटा, सबसे पहली बात बताइए मुझे, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेंट्री? जी बेटा, कौन बता रहा है बेटा इन्वेंट्री का मतलब? अरे बोलो भाई। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो एसेट मैंने बेचने के लिए रखी हुई हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो मेरे लिए इन्वेंट्री है। ये फर्नीचर पड़ा हुआ है, ये इन्वेंट्री है क्या? नॉट मेंट फॉर रीसेल। ये फिक्स्ड एसेट है, इसका वैल्यूएशन AS10 के मुताबिक करेंगे, इसका वैल्यूएशन AS10 के मुताबिक होगा। अच्छा, ये फर्नीचर खराब हो गया, पीछे पड़ा डाल दिया मैंने कि बेचने के लिए है, क्या अब ये इन्वेंट्री है? नहीं, अब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक, तो इन्वेंट्री का मतलब वो एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर
सेल फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। साथ में सिर्फ इन्वेंट्री का मतलब इतना ही नहीं होगा, ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसे ही इन्वेंट्री किसी और चीज को भी कह सकते हैं, किसको, इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी किसकी बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास मेरा फर्नीचर का काम है, लकड़ी पड़ी हुई है बहुत सारी गोडाउन में, दैट इज अगेन द स्टॉक फॉर मी। स्टॉक किस चीज का, रॉ मटेरियल का स्टॉक। सिमिलरली एक और चीज को हम इन्वेंट्री बोल सकते हैं, क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। भाई मेरे गोडाउन में एग्जाम्पल बता रखा है फाउंडेशन में भी, ये चेयर पड़ी हुई हैं रेडी फॉर सेल फिनिश गुड्स। ये क्या है बेटा, कुछ वुडन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं जो फर्नीचर बनाने के काम आएंगे, गोडाउन में पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल। और कुछ क्या है बेटा, बोलो बेटा, कुछ है ये कुछ है यहां पर, ये लो, ना तो ये फिनिश गुड्स हैं और ना ही ये रॉ मटेरियल है, तो इसे क्या कहिएगा, नाउ दिस इज कॉल्ड द वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा क्लियर है इतनी बात। तो जब हम AS2 की बात करेंगे तो मेरे पास ये जितना भी स्टॉक है इस सब के वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो यहां पर हम सीखने वाले हैं। ठीक, AS2 मुझे सिखाएगा कि अगर बैलेंस शीट डेट पर गोडाउन में कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं, कुछ WIP पड़ा हुआ है, कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इस सब का वैल्यूएशन आप कैसे करिएगा। बेटा क्लियर है इतनी बात तो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये शुरुआत करेंगे। तो AS को मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरे AS को दो पार्ट में, एक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, और WIP। इसके रूल तो सेम रहेंगे, और वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल इसका रूल अलग रहेगा। AS2 ने क्या कहा, मैंने पूरे AS2 को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, बोला फिनिश गुड्स और WIP का वैल्यूएशन तो सेम रहेगा और रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन अलग रहेगा। ठीक, अब बात आती है सर फिनिश गुड्स को वैल्यू कैसे करेंगे। तो AS2 ने क्या कहा, AS2 ने कहा फिनिश गुड्स और WIP शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ, बेटा क्या था जरा बताना, कॉस्ट और NRV, जो भी कम हो, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। भाई मेरे पास चेयर पड़ी हुई है, उसका वैल्यूएशन करना है आपको, कैसे करेंगे, उसकी कॉस्ट देखो कितनी है, उसकी कॉस्ट देखिए कितनी है, इसकी कॉस्ट देखिए कितनी है। लेट्स से कॉस्ट इज 10,000 और NRV कितना है, वो है 8,000। दूसरा केस, कॉस्ट है 2 लाख और NRV है 2,20,000। जरा मुझे इसकी हिंदी करके बताइए क्या लिखा हुआ है। ये दो केसेस बनाए मैंने अलग अलग। फिनिश गुड्स, चेयर पड़ी हुई है गोडाउन में, 10,000 लागत थी बनाने की, खरीदने की, कुल मिलाकर। और NRV, ये NRV का मतलब क्या था बताना भूल गया मैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या मतलब है इसका, कि कल को बेचेंगे तो नेट मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। कैसे आएगी NRV, ये कैसे आएगी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड, बोलो, सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 9,000 में बिक जाएगा, 1,000 कमीशन ले जाएगा एजेंट, तो 8,000 नेट मुझे मिल जाएंगे। तो NRV इज 8,000। आई होप ठीक है यहां तक बात।
अब वैल्यूएशन कैसे करेंगे? एएस ने कहा वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये रूल आया कहां से है? सुनो भाई, 10,000 की एसेट है, कल को बेचकर कितने मिल पाएंगे? यानी लॉस होने वाला है। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेज। बोलो। तो 10,000 में से 2,000 का लॉस बुक कर दो और वैल्यूएशन कितने पर दिखाओगे? तो रूल क्या बन गया? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, यहीं से तो बना है रूल। ये यहां देखो बेटा, यहां बताओ, ये हिंदी करना क्या लिखा हुआ है? 2 लाख की एसेट है, कल को बेचोगे तो बेचकर कितने पैसे मिल जाएंगे? 220 मिल जाएंगे। बोलो बेटा, 2 के 220 मिल जाएंगे। यानी फ्यूचर गेन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इग्नोर, इसको इग्नोर कर दीजिए, प्रॉफिट को। तो वैल्यूएशन कितने में होगा? रूल क्या बन गया? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्लियर है इतनी बात के नहीं है? ये लो, अभी काम करेंगे, काफी काम करना है इसके ऊपर मुझे। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है सीए फाउंडेशन में कि फिनिश्ड गुड्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। Finished goods should be valued at cost or NRV whichever is lower. And the same rule applies to WIP also. इसके ऊपर काम करना है मुझे अभी। उससे पहले ये NRV का मतलब क्या बताया मैंने? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कैसे आएगा ये? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस। बेटा क्लियर है? ये पूरा चार्ट नोट करना है मुझे अभी बाद में एज इट इज। पूरे एएस की समरी बन जाएगी एट अ ग्लैंस, एक ही पेज पर। फिर क्वेश्चंस करेंगे। सुनो आगे। अब बात आई कंपैरिजन करना है। लो जी, फिनिश्ड गुड्स थे ABC, कॉस्ट दी हुई है 10,000, 5,000, 20,000। एनआरवी बताई हुई है, एनआरवी बताई हुई है इनकी 12,000, 4,000 और 18,000। बेटा वैल्यूएशन कितने पर करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज 35,000। ये कितना है? 34। तो वैल्यूएशन कितने पर हो जाएगा? बोलो बेटा कितने पर हो जाएगा? 34,000 पर वैल्यूएशन हो जाएगा। क्यों? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लोअर क्या है? एनआरवी 34,000 लोअर बैठ रही है। बता रखा है वैसे मैंने पहले। बोलो बेटा फटाफट से बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। कंपैरिजन तो करना है, बट दैट कंपैरिजन हैज टू बी मेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। बेटा क्लियर है बात? टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद टोटल एनआरवी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कितना हो गया ये? 32,000। दिस इज द राइट वैल्यूएशन टू बी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। आई होप ठीक है बात? टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर नहीं करना। देखो अगर आपने टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर किया तो गलती क्या हो जाएगी? ये 2,000 का क्या था? फ्यूचर गेन था। हाँ बोलो। ये 1,000 का क्या है? फ्यूचर लॉस। जब मैं टोटल को इससे कंपेयर करूंगा टोटल से, तो ये 2,000 इस 1,000 में से सेट ऑफ हो जाएंगे। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। जबकि इस गेन को तो टोटली इग्नोर करना है कि नहीं करना है? लेकिन टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अनरियलाइज्ड गेन, फ्यूचर लॉस से सेट ऑफ हो रहा है, जबकि वो टोटली इग्नोर करना है। आई होप ठीक है बात? तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया, ये जो कंपैरिजन करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी,
ये जो वैल्यूएशन करना है इसके बारे में कुछ बता रहा हूं। क्या? कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद एनआरवी has to be made on item by item basis. Total cost of finished goods cannot be compared with, बेटा नोट कर ही लो उसको हाथ के हाथ, बाद में टाइम खराब होगा, विद टोटल एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स। ये चार्ट शुरू करेंगे ऐसा बनाना कि बढ़ता जाएगा। डबल पेज यूज कर लेना, इसमें नहीं आएगा बेटा, इसमें नहीं आएगा, यूज डबल पेज। या हॉरिजॉन्टली बना लीजिए, ये ठीक है, इससे आ जाएगा। इसी में नोटिंग करता जाऊंगा, पूरे एएस की समरी एक पेज पर बन जाएगी। अभी तक कुछ नया पढ़ाया नहीं खास, मैंने ये पढ़ा हुआ है सीए फाउंडेशन में। मैंने सीए फाउंडेशन में एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया था आपको, लेकिन फिर भी सब चीज कर रहे हैं क्योंकि इस बार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फोकस फॉर सीए इंटरमीडिएट। Finished goods or WIP should be valued at cost or NRV, whichever is lower. NRV का मतलब net realizable value, NRV का मतलब net realizable value। कैसा आएगा? Expected selling price minus expected selling expenses। और फिर वैल्यूएशन करते वक्त एक बात ध्यान रखना कि कंपैरिजन जो करना है वो कॉस्ट का एनआरवी से आइटम बाय आइटम बेसिस पर करना है। लिखवाता हूं नोट, पहले इतना नोट कर लो, ये जगह ज़्यादा छोड़नी थी इसमें बेटा, चलो कोई बात नहीं, ये लो, चलो जगह ज़्यादा छोड़िए तब लिखिएगा नोट। ये लिखो, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद एनआरवी has to be made on item by item basis. Total cost of finished goods cannot be compared with total NRV of finished goods. हेलो, नोट कर लिए ये? चलिए और सीखिए, और सीखिए। देखना बेटा, मेरे पास कुछ WIP पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपये। निकल जाएगी कॉस्ट तो ये? हाँ बोलो भाई। वो WIP जो आधी अधूरी चेयर है, इस पर आज तक कितना खर्चा हुआ वो जोड़कर उसकी कॉस्ट तो निकाल लोगे ना। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम है, इसकी NRV है क्या मेरे पास? बोलो बेटा। WIP की NRV तो कुछ हो ही नहीं सकती। इसकी क्या ही NRV, क्या ही सेलिंग प्राइस,
ना तो इसका सेलिंग प्राइस है, ना ये बेचने योग्य है, ना ये बिक पाएगा। तो बात आती है फिर रूल कैसे लगेगा। सुनो ध्यान से, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार। WIP की कॉस्ट दी हुई है, उसके बाद ये कल को जब बन जाएगा फिनिश गुड्स में, तो इस फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस बता रहा है 12,000 रुपए, ठीक है, 12,000 रुपए, और वो बता रहा है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज 2,500 रुपए। जरा हिंदी करो, क्या मतलब है इसका। मेरे पास वो आधी अधूरी चेयर जो पड़ी हुई है 10,000 लागत आ चुकी है भाई साहब, लेकिन ना इसको चेयर बनाने में अभी कितने पैसे और लग जाएंगे, 2,500 रुपए लग जाएंगे, और कल को जब चेयर बनेगी तो वो चेयर कितने में बिकेगी, 12,000। क्या केस समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन है, बहुत सारे असाइनमेंट में भी ये कराऊंगा मैं, इतना सिंपल नहीं लिखा होगा, वहां पर लैंग्वेज लिखी होगी। फिलहाल मेरा कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान है। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में WIP कितने पर दिखाइएगा। तो WIP का रूल क्या है, बोलो बेटा रूल क्या है WIP का, मैं तो भूल गया। यही तो रूल है सेम। अच्छा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब कॉस्ट कितनी है इसकी, कॉस्ट तो पता है मुझे कितनी है बेटा, 10,000। अब ये बताओ इस WIP की NRV कितनी है। NRV का मतलब क्या है, बेचे तो कितना पैसा मिलेगा, बोलो। इस आधी अधूरी चेयर को अगर बेचें तो कितना पैसा मिलेगा, इसे अगर बेचें तो आज तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हां ये आधी अधूरी चेयर बिक जाएगी 12,000 में। अगर मैं 2,500 का खर्चा और कर दूं तो, हाँ बोलो। yes, तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि NRV जो है WIP की, दैट इज फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो क्या ये लॉजिक समझ में आता है कि नहीं आता है। आज जो ये WIP पड़ा हुआ है गोडाउन में, ये कितना पैसा देकर जाएगा, सर ये हमारे को 12,000 में बिक जाएगी, लेकिन बेचने के खर्चे आएंगे। खर्चों के नाम बताओ क्या है, 2,500 रुपए। बोलो बेटा, बिक तो जाएगी चेयर ये, लेकिन उसे बेचने के लिए जैसे एजेंट को कमीशन दे रहे थे, वैसे ही इस पर खर्चा करवाना पड़ेगा मिस्त्री से, 2,500 रुपए लागत आ जाएगी। यानी ये कितना पैसा दे जाएगी नेट मुझे, 9,500। बेटा अब तो आसान है कंपैरिजन, बताओ क्या लिखोगे अब इसका मतलब। दिस एम्प्लाइज WIP इज वैल्यूड एट ₹9,500। फटाफट से एग्जाम्पल नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये, इसकी बड़ी सारी वैरायटी करेंगे हम। तो WIP की NRV कैसे निकालें जी, तो उसका यही तरीका निकाल लिया मैंने। फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस पकड़ लो और लेस कर दो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। NRV को बेच के कितने पैसे, WIP को बेचकर कितने मिल जाएंगे, WIP को बेचकर 12,000 मिल जाएंगे, लेकिन अगर 2,500 खर्चा और कर दें तो तब मिल पाएंगे। अगर 2,500 का खर्चा और कर दें तो मिल पाएंगे। करिए नोट। ये चार्ट से अलग लिख रहे हैं आप, चार्ट की जगह छोड़कर अगले पेज पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल। ये इसके क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में हमारे पास, फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं सिर्फ।
बेटा बढ़े आगे, चलो कुछ और सीखो। कुछ और सीखो। पहले रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल, मेरे पास कुछ लकड़ी के वो ब्लॉक्स पड़े हुए थे जिससे मैं शायद फर्नीचर तैयार करूंगा। नया है आपके लिए, आपने नहीं सीखा पहले फाउंडेशन में, ध्यान सुनिएगा। उसकी कॉस्ट थी 5,000 रुपए। कॉस्ट थी बेटा 5,000 रुपए, और इसकी मार्केट प्राइस या एनआरवी कुछ भी कह लीजिए, मार्केट प्राइस है इसका 5500 रुपए। क्लियर है? लकड़ी के जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं वो 5,000 के खरीदे हुए थे, लेकिन आज 31 दिसंबर तक आते आते उनका मार्केट में भाव बढ़ गया और 5500 रुपए मार्केट वैल्यू है। हम सीख रहे हैं रॉ मटेरियल कितने पर दिखाएं। हम सीख रहे हैं रॉ मटेरियल कितने पर दिखाएं। आगे सुनो बात। उसने क्या कहा, इससे कल को क्या बनाने वाले हो आप? बोलो बेटा, फिनिश गुड्स। और जो फिनिश गुड्स बनेगा उसकी कॉस्ट रहेगी 20,000, और ये बेचकर इसकी एनआरवी मुझे लग रहा है 18,000 रुपए रहेगी। एनआरवी रहेगी 18,000 रुपए। ठीक? या क्या हो सकता है दूसरा केस, इसको जब अगले साल तैयार करेंगे तो ये तैयार होगा 50,000 में, और इसे बेचकर हमें 52,000 मिल जाएंगे। इसे बेचकर 52,000 मिल जाएंगे। एएस कहता है सुनो, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है। था कितने का रॉ मटेरियल? 5,000 का। एनआरवी कितनी है? 5500 रुपये। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा जी वही लगा देता हूँ, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, या कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। एएस ने मना कर दिया। बोला एक बात बताओ, ये लकड़ी बेचने के लिए ली है आपने? बोलो बेटा नहीं, ये लकड़ी तो आपने इसलिए ली है कि इससे फर्नीचर बनाओगे और फर्नीचर बेचोगे। तो जब लकड़ी इज नॉट मेंट फॉर रीसेल, जब ये बेचने के लिए है ही नहीं, तो इसके एनआरवी या मार्केट प्राइस का कोई मायने नहीं है। तो क्या करें फिर जी? अब देखना, बड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है। वैल्यूएशन किसका करना है मुझे? रॉ मटेरियल का। लेकिन एएस क्या कह रहा है? आप कंपेयर करो कॉस्ट विद एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स। आपको रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है। अच्छा ये बताओ, कल को जब फिनिश गुड्स बनेगा तो वो कितने का तैयार होगा? मैंने कहा जी 20,000 का तैयार हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कल को जब वो फिनिश गुड्स बनाकर बेचोगे तो कितने पैसे मिल सकते हैं? मैंने कहा जी 18 मिल सकते हैं। बोला अगर ऐसा है, इससे कल को चेयर बनेगी 20 में, बिकेगी 18 में, तो आप चेयर बनाओगे ही क्यों? हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? मैं अभी रूल नहीं लिखवा रहा जान के, इसलिए रूल हम बना लेंगे बाद में। वो कहां से बना वो समझो। मुझे बताओ, इस केस में अगले साल इस लकड़ी से चेयर बनाना पसंद करोगे या नहीं करोगे? क्यों बनाएंगे सर? एएस कह रहा भाई साहब बनाओगे ही क्यों? जब दिख रहा है 20 में बनेगी 18 में बिकेगी, बनाओगे ही नहीं। और जब बनाओगे नहीं तो क्या करोगे फिर? सर इस लकड़ी को एज इट इज निपटाएंगे, एज इट इज बेच देंगे। हाँ बोलो, यानी रेडी फॉर सेल। तो अब ये फिनिश गुड्स हो गया। रॉ मटेरियल नाम जरूर था, लेकिन ये फिनिश गुड्स जैसा हो गया कि नहीं हुआ? और फिनिश गुड्स का रूल क्या है?
बोलो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यानी यहां पर केस ए में रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट ₹5,000। हाँ बोलो, क्लियर है? दलील क्या दी मैंने कहा रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है तो कल को जो फिनिश गुड्स बनेगा अगले साल, पहले उसको देखो। अगर लग रहा है आपको, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि हम फिनिश गुड्स बनाएंगे ही नहीं। बोलो इसको हिंदी में, हम बनाएंगे ही नहीं। और जब बनाएंगे नहीं तो एज इट इज बेचेंगे, एज इट इज बेचेंगे तो फिनिश गुड्स जैसा हो गया, फिनिश गुड्स जैसा हो गया तो फिनिश गुड्स का रूल लगा दो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। दूसरे पर आओ। ओहो, अगले साल 50 में बनेंगी चेयर, हाँ 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 हाँ, 52 में बिक जाएंगी। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे। और बनाएंगे तो इसका मतलब इसको बेचेंगे नहीं। जब बेचेंगे नहीं, है ही नहीं बेचने के लिए, एनआरवी इररेलेवेंट हो गई। नो, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट। यहां कैसे किया था? कॉस्ट और मार्केट प्राइस होगा, और मार्केट प्राइस विच एवर इज, मार्केट प्राइस और एनआरवी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वैसे। बेटा आई होप ये बात समझ में आ गई। तो मैं रूल क्या लिखवाने वाला हूं वो सुनो। अब इस चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला चार्ट। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन सीख रहे हैं ना अभी इसमें भी डिटेलिंग है और आगे, अभी इसके आगे हम बात करेंगे डिटेल में और अभी, लेकिन ये सुनो पहले। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है आपको, सुनो। तो जी रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है तो एक काम करो, इफ द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज ग्रेटर देन एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इन विच सच रॉ मटेरियल इज यूज्ड, देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्लियर है बात? लेकिन इफ कॉस्ट इज लेस देन एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स in which such raw material is used, then raw material is valued at its cost। पता है गलती क्या करोगे आप कहोगे अच्छा ऐसा था, सर ने कहा था रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, 18 लिख दोगे। अरे नहीं भाई, ये तो सिर्फ किस लिए है, जल्दी बोलो किस लिए है ये तो सिर्फ रूल है जजमेंट करने के लिए। वैल्यूएशन तो इसका करना है तो या तो इसकी कॉस्ट आएगी या इसकी एनआरवी आएगी। ये सिर्फ किस लिए है जल्दी बताओ? ये सिर्फ जजमेंट के लिए है, सिर्फ जजमेंट के लिए। इसका वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। वैल्यूएशन तो रॉ मटेरियल का करना था। बोलो लिखो, अब समझ में आएगा। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है, दो केस बनाएंगे। क्या क्या? इफ cost of finished goods in which such raw material is used is greater than NRV of finished goods in which such raw material is used। देखना बेटा समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? हिंदी बताओ क्या लिखा हुआ है ये हिंदी में? कॉस्ट ज्यादा है, एनआरवी कम है, इसका मतलब हम नहीं बनाएंगे, ये लिखा हुआ है हिंदी में। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है, फिनिश गुड्स कल को नहीं बनाएंगे, मैंने तय कर लिया। और जब फिनिश गुड्स नहीं बनाओगे तो बताओ बेटा आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट इट्स
कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower. Raw material is valued at its cost or NRV whichever is lower. जो भी दोनों में से कम हो उस पर वैल्यूएशन कर देंगे। दूसरा केस बना के बताओ अपने आप। अब बनवाओ जरा बेटा दूसरा केस, ये हटा रहा हूं मैं। बेटा ज़रा मदद कर दो मेरी दूसरा केस बनाने में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। बोलो क्या लिखूं। इफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन विच सच रॉ मटेरियल इज यूज्ड इज, बोलो बेटा, लेस देन और इक्वल टू NRV ऑफ फिनिश गुड्स in which such raw material is used। अगर ऐसा है तो बताओ बेटा अब क्या करेंगे। इसका हिंदी करो क्या लिखा हुआ है ये। इसका मतलब ये है कि कल को चेयर बनेगी, ज्यादा में बिक जाएगी, मुनाफा देकर जाएगी, और मुनाफा देकर जाएगी तो बनाएंगे चेयर। बनाएंगे चेयर तो लकड़ी को बेचेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो एज इट इज पड़ी रहेगी। और उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? एट इट्स कॉस्ट। ये इट्स वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर, आप समझ रहे हो क्यों? ये कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो लेनी है सब रॉ मटेरियल की लेनी है। कंपैरिजन के लिए फिनिश गुड्स उठाया मैंने, लेकिन अल्टीमेटली वैल्यूएशन लाकर टेक दिया रॉ मटेरियल का ही। आई होप कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आएगी क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। एक ही क्वेश्चन में रॉ मटेरियल भी होगा, WIP भी होगा, फिनिश गुड्स भी होगा। 8 नंबर 10 नंबर के लिए एग्जाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसकी। पहले भी टुकड़ों में पढ़ाया है मैंने ये। अभी कुछ पार्ट बच रहा है इसका, ये इसका जिसकी डिटेलिंग करनी है। कॉस्ट वाला पार्ट आगे जाएगा अभी कुछ और, लेकिन जो बेसिक ढांचा था वो बता दिया है। रॉ मटेरियल हमने फाउंडेशन में नहीं कवर किया था, वहाँ छोड़ दिया था कहकर कि CA इंटर में करेंगे, तो वो यही पोर्शन था। ठीक, अब एक ही क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट होंगे। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP सब मिलाकर होगा, जिसकी चर्चा एक काम चलिए नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट के साथ, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू, बाय बाय।